हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी वेक्टर यानी सदिश कंप्लीट करवाया जा रहा है एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन के साथ। तो अभी पिछले वीडियो तक में हम लोग जो है एक्सरसाइज 10.2 का जो हमारे पास एनसीईआरटी वाला किताब है, टोटल 12 क्वेश्चन बना लिए थे। तो चलिए अभी हम लोग कहानी 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से। चलिए आप भी थोड़ा सा किताब अपना निकाल लीजिए ताकि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, चलिए एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 -3। एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -1 -2 -1। ठीक है, और कहा जा रहा है कि ए से बी के तरफ जो एक वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हिंदी में दिक् कोसाइन कहा जाता है, फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वेक्टर फाइंड कीजिए। सबसे पहले आप वेक्टर फाइंड कीजिए। तो वेक्टर ए बी बराबर फॉर्मूला आपको पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बी के एक्स वाले में से ए का एक्स वाला घटाइए पहले, तो -1 में से -1 घटाइएगा, सॉरी -1 में से 1 घटाइएगा तो -2i हो जाएगा। -2 में से 2 घटाइएगा तो -4j हो जाएगा। माइनस करके i j के लगाना है। फिर 1 में से -3 घटाइएगा तो 4k हो जाएगा। समझे? -1 में से 1 गया -2, -2 में से 2 गया -4, 1 में से -3 गया 4, वेक्टर आ गया। अब क्या करिए, डायरेक्शन कोसाइन के लिए पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सबसे पहले आपको वेक्टर का कैप निकालना चाहिए। कैप मतलब यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का वैल्यू कितना है भाई? -2i -4j अब +4k। ठीक है, मैग्नीट्यूड रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा -2i -4j +4k अपॉन 16 16 32 4 36, 36 का रूट 6 हो जाएगा। अब 6 को अलग अलग कर दीजिए, तो -2/6 करोगे तो -1/3i आ जाएगा। -4/6 करोगे तो -2/3j आ जाएगा। और फिर 4/6 करोगे तो 2/3k आ जाएगा। ये आपका निकल गया यूनिट वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोसाइन। तो बोले थे कि यूनिट वेक्टर में से ही i j के हटा दीजिए, यूनिट वेक्टर में से ही i j के हटा दीजिए तो क्या बचेगा? -1/3 -2/3 और 2/3। इसी को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। चलिए नोट कर लिया जल्दी से इसको अच्छे से।
करिए नोट। बहुत अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 हो गया। ये 14 की बात कर लेते हैं। हो गया, चलो। क्वेश्चन 14 में बोला है कि सो दैट द वेक्टर I प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन कोसाइन का एक बढ़िया यूज वाला क्वेश्चन है। आइए दिखाते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन अभी हम पूरी तरीके से नहीं बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। जब डायरेक्शन कोसाइन और डिटेल बताएंगे तो और आपको मजा आने वाला है। क्वेश्चन में एक वेक्टर है आई जे के, ठीक है। चलो थोड़ी देर के लिए इस वेक्टर का नाम हम देते हैं आर। कहा गया है कि ये वेक्टर ओ एक्स, आइए देखिए बना लीजिए। ये x है, ये y है और z ऐसे होता है आपके तरफ। तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो वेक्टर है वो इसके साथ OX के साथ, OY के साथ और OZ के साथ सेम एंगल बना रहा है। ये प्रूफ कीजिए। मतलब जितना x के साथ एंगल बना रहा है उतना ही y के साथ, उतना ही z के साथ, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है मित्र, समझो ये कैसे प्रूफ होगा। आइए थोड़ी देर के लिए ये जो वेक्टर r है, चलो हम ये बना लिए। मान लिए कि ये वेक्टर x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y के साथ बीटा एंगल बना रहा है और z के साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, अभी हम आपको अच्छे से डायरेक्शन कोसाइन नहीं बताए हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्शन कोसाइन अगर वेक्टर का x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ अगर एंगल मालूम हो तो सभी एंगल में कॉस लगा दीजिए, वो भी डायरेक्शन कोसाइन ही कहलाता है ना। तो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है तो कॉस अल्फा, y के साथ बीटा है तो कॉस बीटा, z के साथ गामा है तो कॉस गामा। ये भी डायरेक्शन कोसाइन ही कहलाता है, ये भी डायरेक्शन कोसाइन ही है। मतलब डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करने का दो तरीका है, एक एंगल मेथड, एक वेक्टर मेथड। तो एंगल मेथड में सब में कॉस लगा दिया जाता है। अब वेक्टर मेथड में तो अभी अब आपको बताया ही है। वेक्टर मेथड के लिए पहले आर कैप निकालना पड़ेगा। तो आर कैप मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है, आई प्लस जे प्लस के, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बताइए आपका आर कैप कितना हो जाएगा। ये नीचे वाला √3 सबको अलग अलग कीजिएगा तो ये 1/√3 आई हो जाएगा, ये 1/√3 जे हो जाएगा और ये 1/√3 के हो जाएगा। सही है, ये आर निकला, मतलब आर कैप निकला। इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, इसी में से आप आई जे के हटा दीजिए तो 1/√3 बचेगा, ये भी 1/√3 बचेगा और ये भी 1/√3 बचेगा। अब सोच के देखिए, एक बार डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर मेथड से निकला है, एक बार एंगल मेथड से निकला है। एंगल मेथड में सब में कॉस लगा दिया जाता है, वेक्टर मेथड में यूनिट वेक्टर निकाल करके आई जे के हटा देते हैं। तो ये भी डायरेक्शन कोसाइन है आर का, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है आर का। इसका मतलब ये दोनों सेम होगा, है ना। अगर दोनों सेम होगा
तो कॉस अल्फा बराबर होगा 1/√3 के, मतलब पहला वाला पहले के बराबर होगा 1/√3 के। दूसरा वाला कॉस बीटा बराबर होगा 1/√3 के, तो कॉस बीटा बराबर 1/√3। तीसरा वाला कॉस गामा बराबर होगा 1/√3 के, तो कॉस गामा बराबर 1/√3। अब बताइए, कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। यहां से बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 और यहां से गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। अब आप गौर से देखिए कि अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू बिल्कुल सेम है, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा रूट। यही तो प्रूफ करना था कि जितना x के साथ एंगल है उतना ही y के साथ एंगल है, उतना ही z के साथ एंगल है। तो एक ही वेक्टर का हम डायरेक्शन कोसाइन दो तरीके से निकाल लिए थे, एंगल मेथड से और वेक्टर मेथड से, फिर दोनों को कंपेयर कर दिए और हमारा एंगल निकल गया और प्रूफ हो गया कि सभी एंगल इक्वल है। बहुत बढ़िया सर, एक सेकंड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से अच्छे से। चलिए सिंपल सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15। दो पार्ट है क्वेश्चन का, पहला पार्ट, ठीक है, पढ़िएगा क्वेश्चन। एक पॉइंट, ठीक है, दो पॉइंट है, एक P और Q है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है I + 2j - k। पॉइंट P का दिया है, Q का दिया है -i + j + k, ठीक है। अब पॉइंट R इसके अंदर में है, क्वेश्चन में बोला है इंटरनल, और किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, मतलब ये वाला भाग 2 का है और ये वाला भाग 1 का है, तो कहता है पॉइंट R निकालो। तो चलो पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर हम वेक्टर R मान लिए, ये बोला निकालने के लिए, ठीक है। चलिए समझ गए। क्वेश्चन में दिया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो P और Q को ज्वाइन करने से बन रहा है। P का पोजीशन वेक्टर दिया है, Q का पोजीशन वेक्टर दिया है, और इस लाइन PQ को इंटरनली यानी अंतः 2 और 1 में डिवाइड कर रहा है R, तो R का वैल्यू निकालना है। तो आइए सेक्शन फार्मूला में हम आपको बताए थे इंटरनल वाला में कि रेशियो का बाय क्रॉस कर देना है बस। ये 2 जो है वो P के लिए है, तो मल्टीप्लाई में Q, तो मल्टीप्लाई Q में कीजिए, हम बोले थे बाय क्रॉस कीजिएगा। ये रेशियो 2 जो है वो P का है, मल्टीप्लाई Q में कीजिए, मतलब इतना इंटू ये प्लस J + k। रेशियो का हमने कहा था बाय क्रॉस करने, इंटरनल है तो प्लस। अब इस 1 से इसमें कीजिए, 1 × I + 2j - k, और नीचे में 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k, ये हो जाएगा I + 2j - k, और नीचे हो जाएगा 3 -2i + i -i, 2j + 2j 4j, और 2k - k प्लस k और अपॉन 3। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया इंटरनल डिवीजन का।
अब एक आंसर और चाहिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन का आंसर चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं। सेकंड, फिर से वही कहानी, एक पॉइंट है यहां पर P, एक दूसरा पॉइंट है यहां पर Q। पॉइंट P का जो वैल्यू है वो I प्लस 2J माइनस के, और पॉइंट Q का जो वैल्यू है वो माइनस I प्लस J प्लस के, ये है। अब इसी PQ के बाहर एक पॉइंट है R, इसका निकालना है पोजीशन वेक्टर, जो इसे 2:1 में, मतलब ये पूरा 2 है और ये पूरा 1 है, रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। दोनों क्वेश्चन सेम था, एक था इंटरनल के लिए और सेम डेटा एक है एक्सटर्नल के लिए। ठीक है, तो कहता है कि भैया इस पॉइंट P का दे दिया है, Q का दे दिया है, और PQ के बाहर एक तीसरा पॉइंट R है, R का फाइंड करना है, और रेशियो वही है 2:1, मतलब P से लेकर के R तक का वैल्यू 2 और Q से लेकर के R तक का वैल्यू 1 है। तो कहता है R निकालो, तो फिर से वही काम करेंगे, रेशियो का बाय क्रॉस करेंगे। तो बताइए है जो 2 है वो किसके लिए है? P के लिए है, तो मल्टीप्लाई Q में होगा। ये जो 2 है वो P के लिए है, तो मल्टीप्लाई Q में होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो 2 इंटू माइनस I प्लस J प्लस के, एक्सटर्नल है तो बीच में लगाइए माइनस, और ये रेशियो 1 Q का है तो मल्टीप्लाई P में कीजिए, 1 इंटू I प्लस 2J माइनस के, और नीचे में 2 माइनस 1, रेशियो का डिफरेंस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2I प्लस 2J प्लस 2K, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस I माइनस 2J प्लस के, और नीचे में 1, कितना हो जाएगा बताइए? माइनस 2I और माइनस I, माइनस 3I हो गया, माइनस प्लस का 2J माइनस का 2J कट गया, 2K प्लस K तो 3K, बस ये बचा। नीचे में 1 लिख के क्या कीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए तो, और बिल्कुल सही है। चलिए, इसको चाहे तो आप अलग अलग कर सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 16, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। दोनों फॉर्मूला था सेक्शन फॉर, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। चलिए ओके सर, एक सेकंड, कभी कभी ये ना हिल जाता है जी, यस, जैसे थोड़ा कि अभी हमारा कैमरा भाई साहब जो हिला हुआ, 1 सेकंड रुक जाइए, तो आ करके हमें बीच बीच में ठीक करना पड़ता है। हाँ जी ठीक, आइए तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए, एक पॉइंट है P, एक है पॉइंट Q, इसको ज्वाइन करने पर एक लाइन सेगमेंट बना, ये है 2 3 4 इसका कोऑर्डिनेट, और ये है 4 1 और -2। कहा गया इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए, वो भी मिड पॉइंट का।
इसका पूछा गया मिड पॉइंट, कोई बात नहीं, पहले आप इसका पोजीशन वेक्टर लिखिए, आई जे के लगा दीजिए, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसका लिखिए 4i प्लस j माइनस 2k, दोनों का आ गया पोजीशन वेक्टर। अब हमें पॉइंट r का चाहिए, तो मिड पॉइंट में आपको बताए थे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिएगा, ये प्लस ये बाय 2, मिड पॉइंट में सिंपल करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, मतलब 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k। मिड पॉइंट निकालते वक्त दोनों को सिंपली ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। कितना हो जाएगा ये 2i प्लस 4i 6i, 3j प्लस j 4j और 4k माइनस 2k और नीचे में 2 है, सबको 2 अलग अलग कर दीजिएगा, 2 अलग अलग सबको कीजिएगा, इसको दीजिएगा तो कट के 3i बचेगा, इसको दीजिएगा तो कट के 2j बचेगा, इसको दीजिएगा तो कट के k बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ये था 16 नंबर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं 17, हो गया, चल क्वेश्चन नंबर 17। So that the points A, B, C with the position vector इतना form the vertices of right angle triangle। 3 पोजिशन वेक्टर दिया है, पहले लिख लीजिए। A इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k दिया है। B इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस k दिया हुआ है, और C इक्वल टू i माइनस 3j और माइनस 5k दिया है। पता है क्या करना है, आइए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, आइए हम समझाते हैं आपको। क्वेश्चन में बोला है, सुनिएगा, एक ट्रायंगल है, अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा लग रहा है, लेकिन अभी मानना नहीं है इसको। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है और इसका पोजीशन वेक्टर सी है। और पता है क्या प्रूफ करना है, पोजीशन वेक्टर को हिंदी में स्थिति सदिश कहते हैं, तो इन तीनों का स्थिति सदिश दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो अभी तक वेक्टर में आप जितना भी पढ़े हैं उन सभी थ्योरी के हिसाब से अगर सोचा जाए तो इसमें हम लोग पाइथागोरस सोचेंगे। पाइथागोरस सोचने का मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर हो गया तो समझ जाएंगे ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके लिए आपको AC का मैग्नीट्यूड, AB का मैग्नीट्यूड और BC का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू हो जाइए, करें शुरू। ओके सर, सबसे पहले आप AC पर काम कर लीजिए। AC, तो AC कैसे निकलेगा भाई, C माइनस A, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। फॉर्मूला तो ये होता है, तो डायरेक्ट माइनस कीजिए ना, C माइनस A, तो C माइनस A, तो कर लीजिए।
सी यहां पर है, ए यहां पर, माइनस के, आई में से 3 आई गया तो माइनस का 2i हो गया, माइनस 3j में से माइनस 4j हो गया तो प्लस का j हो गया, और माइनस 5k में से, अच्छा एक जरूरी, एक और बात, अच्छा पहले कर लो माइनस, तो माइनस 5k में से माइनस 4k गया, कितना हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा। अब एक यहां पे एक जरूरी बात हम आपको बता देते हैं, जिसे कोई जरूरी तो नहीं है, कोई जरूरी तो नहीं है कि ये जो आपको 90 अभी दिख रहा है बी पर, वो बी पर ही होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अभी हमको कुछ नहीं पता है कि कौन सा एंगल 90 होने वाला है। तो इस प्रकार से अगर ट्रायंगल बनाइएगा ना तो कुछ विवाद आ जाएगा। इस ट्रायंगल को थोड़ा ऐसे बनाइए, इस ट्रायंगल को थोड़ा ऐसे बनाइए, आपको विवाद लगेगा, नहीं तो ऐसे ही बनाइए, सिंपल सा ट्रायंगल बनाइए, जिनको 90 होना होगा वो अपना हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, क्योंकि हमें तो पहले से नहीं ना पता है कि कौन सा एंगल 90 होने वाला है, जबकि पिछला पिक्चर में हमने इंडिकेट कर दिया था कि भैया बी ही 90 होने वाला, लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हमने पिक्चर को थोड़ा सा बदल दिया। अब पाइथागोरस इसमें से कोई भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम हो जाएगा तो काम हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा तब ये काम होगा। भैया ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया तब भी काम हो जाएगा, या बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा तब भी काम हो जाएगा, है ना। तो ये वाला पिक्चर एक सटीक पिक्चर है, समझ में आया? ओके, समझे पिक्चर क्यों बदले? क्योंकि भाई अभी हमको नहीं पता है कि कौन सा एंगल 90 होने वाला है, जबकि पिछला पिक्चर के हिसाब से हमने शो कर दिया था कि एंगल बी ही 90 होगा। कैसे? इसलिए हमने पिक्चर को मिटा करके एक नया पिक्चर बनाया। ओके सर, समझ गया आपकी बातों को। तो ए सी निकालना है तो सी माइनस ए करके वैल्यू निकाल ली। अब ए सी का क्या करो, मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है, तो ए सी का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, जिसे आप सिंपल ए सी भी बोल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा भैया? रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 और के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 1, तो 4 + 1 + 1 बराबर √6। अब ए बी निकालिए, तो पहले वेक्टर ए बी निकालो। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा भाई? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी b माइनस ए, ये होगा। तो b में से a माइनस कीजिए, ये है b, ये है a, माइनस कीजिए, तो 2i में से 3i गया तो माइनस का i हो गया, माइनस j में से माइनस 4j गया तो प्लस का 3j हो गया, k में से माइनस 4k गया तो प्लस का 5k हो जाएगा। ठीक है, अब निकालिए इसका मैग्नीट्यूड ए बी का। तो ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना मतलब ए बी का लेंथ निकालना। कितना हो जाएगा? रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? √35। √35 ए बी का निकल गया, ए सी निकल गया, ए बी निकल गया, बी सी निकाल लीजिए। बी सी, वेक्टर बी सी कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसका मतलब सी माइनस बी, ये होगा। तो सी माइनस बी कीजिए, यहां पर सी है यहां पर बी, माइनस कीजिए, 1 में से 2 गया तो माइनस का आई हो गया, -3 में से माइनस जे गया तो प्लस का 2 सॉरी माइनस का 2j हो जाएगा, और -5 में से k गया तो माइनस का 6k हो जाएगा। चलिए
अब अगर BC का लेंथ निकालोगे, जिसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है, तो रूट अंडर I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना आ जाएगा? रूट 41 आ जाएगा। अब बताइए, आपको पता है, अब देखिए, अब बताइए, तीन में से एक साइड आपका ये आया है रूट 6, दूसरा ये आया है और तीसरा ये है। तो बताइए इसमें से किस दो को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो तीसरे के बराबर आ जाएगा। तो सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कि बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? सर रूट 41 यानी BC। इसका मतलब पक्का है कि BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अब प्लस AC स्क्वायर ही होने वाला है। करके देख लो। तो BC का वैल्यू है रूट 41 का स्क्वायर और AB का वैल्यू है रूट 35 का स्क्वायर और AC का वैल्यू है रूट 6 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बताइए? रूट 41 का स्क्वायर मतलब 41, आइए आ जाएगा 35 अब प्लस 6, है ना। रूट 35 का स्क्वायर 35, रूट 6 का स्क्वायर 6, कितना आ जाएगा? LHS में भी 41 है पहले से और RHS भी कितना आ गया? 41। इसका मतलब ये तो ट्रू हो गया, और अगर ये ट्रू हो गया इसी को तो कहते हैं पैथागोरस। इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ बताओ? मतलब ये जो BC स्क्वायर है ये वाला, है ना, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। भैया BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हुआ, मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम तो BC करेगा, और कर्ण और हाइपोटेनस के सामने वाले एंगल को ही तो 90 बोलते हैं। तो BC के सामने का एंगल कौन है? A, तो A का ही 90 होगा, और अगर A 90 हो गया तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल। मतलब ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ABC जो है समकोण त्रिभुज है। कुछ समझ में आया? यस सर। तो अभी तक जो थ्योरी बताए थे उस थ्योरी के अनुसार राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसे प्रूफ कर सकते थे, और पिछला पिक्चर हम इसलिए मिटा दिए थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि भैया कौन सा एंगल 90 होने वाला है, इसलिए हमने एक पिक्चर को मिटा करके एक जनरल पिक्चर बनाया। अब इसमें जिसको होना था 90 अपना हो गया, जैसे कि A 90 होना था, हो गया। अब भैया 90 कैसे डिसाइड करते हैं? तो हमेशा हाइपोटेनस यानी कर्ण के सामने वाला। तो इसके अनुसार आप अगर पैथागोरस को देखिएगा, अगर ये पैथागोरस थ्योरम है तो BC कर्ण है, हाइपोटेनस है, यानी BC के सामने वाला ही 90 होगा, मतलब A का वैल्यू 90 आ गया, और A 90 मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी एक एंगल 90 आ जाएगा तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यस सर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सही है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये A है, ये B है और ये C है। ये AB, ये BC और ये AC, ये दिया हुआ है। आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को देख के लग रहा होगा कि आप यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या था याद है? इन तीनों में से कोई एक ऐसा वेक्टर ढूंढिए जिसका टेल पर टेल और हेड पर हेड हो, टेल पर टेल और हेड पर हेड हो। तो कहोगे सर वो AC है, AC का ही टेल पर टेल और हेड पर हेड है। इसका मतलब वेक्टर AC बराबर
वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी होगी। ये कंडीशन हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि भैया कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, ये लिखा हुआ है। अब ये देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। एक काम करिए, इसको उधर लेके जाइए। तो ए बी पहले से है, बी सी पहले से है, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में ए सी हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा यानी बराबर 0। ठीक है, अब गौर से देखिए ए बी है, इसमें बी सी भी है, बस यहां सी ए लिखा हुआ है। तो ये कैसे होगा, ध्यान देना, ए बी प्लस बी सी। प्यारे, ये जो ए सी है उसको सी ए बनाना है, तो ये बात आप ध्यान रखो। अगर आप पी क्यू को क्यूपी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बस एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रीजन क्या है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे ए सी ऐसे होगा तो सी ए ऐसे होगा, जब डायरेक्शन चेंज कर गया तो एक माइनस साइन लग जाएगा। ए सी ऐसे होगा तो सी ए ऐसे होगा, डायरेक्शन बदल गया तो एक माइनस साइन लग जाएगा। तो आप इस ए सी को सी ए लिख सकते हो, लेकिन माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, देख रहा है, पी क्यू बराबर माइनस क्यू पी लिखोगे तो इस ए सी को माइनस सी ए लिखोगे और एक माइनस पहले से है तो प्लस सी ए आ जाएगा इक्वल टू 0, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, हमको गलत वाला ऑप्शन ढूंढना है, गलत ऑप्शन ढूंढना है। ए सही है, हम जो ऑप्शन गलत है वो हमें ढूंढना है। बी देखते हैं, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 0। हमको लगता है यही गलत है। हम लोग को आया क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, जबकि ये लिख रहा है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 0। ए सी नहीं होगा यहां, अच्छा होगा क्या, होगा होगा होगा, देखो ये देखो 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 ये देखो, ये दोनों तो सेम ही चीज है, होगा होगा। ए बी बी सी माइनस ए सी, हाँ सही है, ये भी सही है, समझा। ए सी तो लिख ही सकते हैं, माइनस ए सी तो लिख सकते हैं ना। ए सी को जब सी ए लिखेंगे तब ना प्लस आएगा। भैया इससे ये आया और इससे ये आया, तो ये वाला कंडीशन यहां है, इसका मतलब सही है, ये सही है। सी नंबर की बात करते हैं। सी में लिखा हुआ ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, हाँ ये गलत है। देखो ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए यहां पे लिखा है, जबकि प्लस सी ए रहने पे 0 होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए बराबर 0। अब ये सही है कि नहीं, ये सही है, कैसे देखो, यही देख लीजिए, ये ए बी है, इस बी सी को अगर सी बी लिखोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का सी बी और प्लस का सी ए बराबर 0। देखिए तो ये वही तो यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा था जो ट्रू नहीं था, तो हम लोग को ऑप्शन सी टिक करना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जो ट्रू नहीं है, तो ये वाला ट्रू नहीं है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 नहीं होता है, प्लस सी ए बराबर 0 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी नॉट ट्रू के कंडीशन में है। चलिए इसका फाइनल आंसर हम लोग सी रिपोर्ट करेंगे।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19, A एंड B आर टू कोलिनियर वेक्टर। क्वेश्चन में दिया है कि A जो है और B जो है ये दोनों कोलिनियर है, मतलब संरेख है। तब तो आपको पता है कि A बराबर लैम्डा बी लिख सकते हो या B बराबर T इंटू ए लिख सकते हो, ये बता दी है थ्योरी। अगर A और B कोलिनियर है तो B में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो पक्का है A के बराबर आएगा, या A में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो पक्का है वो B के बराबर आएगा। तो कोलिनियर होने पर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। फिर से बोला कि कौन गलत है वो ढूंढना है, कौन गलत है। आप थोड़ा किताब निकाल लीजिए प्लीज, हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन में है, पहला ए नंबर में है, ये लिखा हुआ है, ये छोटा सा ऑप्शन है, लिख देते हैं। ए नंबर में लिखा हुआ है बी बराबर लैम्डा ए, ये तो सही है। इसका क्या मतलब हुआ, ए में किसी न किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के बराबर होगा, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। ये मत देखना कि सर आप तो बी में लैम्डा लगाए हो, यहां लैम्डा ए में लगा हुआ है। अरे भाई लैम्डा के पीछे काहे पड़े हुए, हमने कहा कि बी में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए के बराबर आएगा, या ए में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बी के बराबर आएगा। तो याद देखो, तो ए में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बी के बराबर आएगा। वो लैम्डा टी कुछ भी रह सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिखा हुआ ए बराबर प्लस माइनस बी, ये भी करेक्ट है। दो केस है इसमें, एक है ए बराबर प्लस बी और एक है ए बराबर माइनस बी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पैरेलल, इसका मतलब हुआ एंटी पैरेलल। और कोलिनियर का डेफिनेशन ही होता है पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल रहेगा तब भी कोलिनियर, एंटी पैरेलल रहेगा तब भी कोलिनियर। चलिए सी नंबर, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। अब सुनिए हमारी बात, आपको अगर हम ये एक्सरसाइज 10.2 की बात करें तो 10.2 में एक क्वेश्चन है जहां हमको कोलिनियर प्रूफ करने कहा गया था। उसी के एग्जांपल से ऑप्शन नंबर सी को हम समझाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ना कोलिनियर प्रूफ करने के लिए दिया गया था और दो वेक्टर था, ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k। समझिएगा, इसी क्वेश्चन से हम ऑप्शन नंबर बी को समझाते हैं, क्योंकि यहां भी कोलिनियर की ही बातें किया गया है। माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। क्या कहा गया है ऑप्शन नंबर सी में कि ए और बी का जो कंपोनेंट है वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। कंपोनेंट मतलब आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो डिवाइड। तो आई वाले को आई से डिवाइड करोगे तो -1/2 आ जाएगा, जे वाले को जे से डिवाइड करोगे तब भी -1/2 आ जाएगा, के वाले को के से डिवाइड करोगे तब भी -1/2 आ जाएगा। मतलब तीनों सेम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है, हिंदी में समानुपाती है। और जबकि ये बोल रहा है कि समानुपाती नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है। भैया जब जब वेक्टर कोलिनियर होगा तब प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, गारंटी है। बगैर प्रोपोर्शनल के तो कोलिनियर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से भाग करोगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा कोलिनियर के केस में। जबकि ये बोल रहा है कि प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो गलत है, यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं।
बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। क्या बोल रहा है? डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड अलग अलग। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है, देख लो, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड अलग अलग, ठीक है, मतलब ऐसा बोल रहा है, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड अलग अलग। भैया ये भी कोलिनियर है, लेकिन कंपलसरी केस तो नहीं है। क्या लिखा हुआ है? बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ये भी कोलिनियर का पार्ट है, लेकिन कंपलसरी नहीं ना है। क्वेश्चन में क्या बोला था, हेडिंग में पढ़िएगा, तो इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो ये कोलिनियर का ऑप्शन है, लेकिन कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। ऐसा रहेगा तब भी कोलिनियर हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहे, मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहे, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, मतलब पैरेलल वाले को भी कहा जाता है कोलिनियर और एंटी पैरेलल वाले को भी कहा जाता है कोलिनियर। तो अगर क्वेश्चन में अगर मे भी लिख देता तब तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये एग्जैक्ट बोला है कि नहीं, अगर कोलिनियर है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा और डायरेक्शन सेम होगा। नहीं, ये बात तो कंपलसरी नहीं है। हाँ बोल देता कि बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी मे हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तब सही था। मतलब डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, लेकिन कंपलसरी कंडीशन नहीं है। तो भैया यहां पे डी भी गलत मारा जाएगा, जबकि ये लोग यहां पे, अब देखो यहां पे डी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर में सी भी होगा और डी भी होगा, ठीक है। हम सी का ही प्रूफ दे दिए हैं। सी मतलब अगर कोलिनियर है तो प्रोपोर्शनल होना कंपलसरी है, अगर कोलिनियर है तो प्रोपोर्शनल होना कंपलसरी है। जबकि ये बोला था कि नॉट प्रोपोर्शनल, हमारे किताब में लिखा हुआ नॉट, बोला था कि द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल नहीं है, समानुपाती नहीं है, मतलब ये गलत है। तो सी भी गलत था और डी इसलिए गलत हो गया क्योंकि कोलिनियर का कोई एक कंडीशन दिया कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन सेम, वो भी कोलिनियर है लेकिन कंडीशन नहीं है, वही होगा कोई जरूरी नहीं है। समझना है हमारी बात? तो इसलिए डी भी गलत है। तो सी और डी दोनों ऑप्शन होगा इसमें, सी भी करेक्ट होगा और डी भी होगा। इनकरेक्ट ऑप्शन में सी भी होगा और डी भी होगा। इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था, इनकरेक्ट ढूंढना था, समझे? तो चलिए, हमको लगता है ये इसका इतना ही सवाल बनाने में समय लगा क्योंकि सवाल थोड़ा सा बढ़िया था, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे रोक लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में डॉट प्रोडक्ट के साथ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा हो तो खूब मन लगा के पढ़िए, है ना, और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। ओके, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।